तो हम लोग कल बात कर रहे थे आपका सेक्शन 45 पे, और जो एक्सप्लेनेशंस थे वो रह गए। हालांकि एक्सप्लेनेशंस को बताने की जरूरत नहीं होती, जब धारा बता दी गई तो एक्सप्लेनेशन ऑटोमेटिकली उसमें, क्योंकि आपने धारा इसकी जो व्याख्या की है, अगर इसमें एक्सप्लेनेशन की व्याख्या शामिल नहीं हुई तो इसका मतलब यह हुआ कि धारा की व्याख्या गलत है, क्योंकि एक्सप्लेनेशन किसका है? धारा का। और जब मुख्य बात स्पष्ट हो गई तो एक्सप्लेनेशन को अलग से व्याख्यायित करने की कोई आवश्यकता है ही नहीं। लेकिन हमने आपसे कहा था कि कानून को जहां तक सरल और सुगम बनाया जा सकता है वहां तक सरल और सुगम बनाया जाता है। हां, कानून की शुद्धता के साथ समझौता करके उसे सरल और सुगम नहीं बनाया जाता। लेकिन आपकी समस्या यह है कि आपने अपने हिसाब से शब्दों के और भाषा के अर्थ समझ रखे हैं और आप ये मानने को ही तैयार नहीं है कि भाषा या शब्द का जो अर्थ है वो उतना सीमित नहीं है जितना आपने समझ रखा है। और भाषा या शब्द संदर्भों में अर्थ देते हैं, उसका सही अर्थ समझने के लिए संबंधित संदर्भ को समझना जरूरी होता है। हाँ, कानून की बात जहां तक, तो उसमें जो भी शब्द प्रयुक्त हुए वे अपने में एकदम स्पष्ट हैं, लेकिन फिर भी आपकी इस आदत को ध्यान में रखकर जो विधायिका है उसमें यथासंभव सेक्शंस को सुगम और सरल ये बनाने की कोशिश की है, और इस नाते उसने विभिन्न धाराओं के साथ धारा की बात को और ज्यादा क्लैरिफाई करने के पॉइंट ऑफ व्यू से धाराओं के साथ स्पष्टीकरण भी जोड़े, और जिनमें कमोबेश वही बात कही गई है जो पूर्व में धारा में कही जा चुकी है, क्योंकि स्पष्टीकरण धारा का है। और हमने पहले भी कहा आपसे कि अगर स्पष्टीकरण और धारा इसके बीच आपको कोई संबंध न दिखाई दे तो समझ लीजिएगा कि धारा की हमारी जो समझ है वो गलत है। अपनी समझ पर भरोसा मत कीजिएगा, क्योंकि जो स्पष्टीकरण बताया गया है वो अगर मुख्य बात के अनुरूप अर्थ आपको देता नहीं दिख रहा तो डेफिनेटली मुख्य बात आपने गलत समझ ली है। इसलिए स्पष्टीकरण हमेशा धारा के अकॉर्डिंग अर्थ देते आपको नजर आने चाहिए। यही कसौटी है इस बात की कि धारा आपको समझ में आई या नहीं आई। ऊपर हम लोगों ने देखा था कि दुष्प्रेरण चूंकि ये एक वर्ब है, एक कृत्य है, क्रिया है, इसलिए ये तभी किया जा सकता है जब कुछ किया जाए। जब तक कुछ किया ही नहीं जाएगा तब तक वो दुष्प्रेरण की कोटि में आ ही नहीं सकता। कुछ किया जाना चाहिए। और आपने देखा था कि दुष्प्रेरण जो भारतीय न्याय संहिता में परिभाषित हुआ वो 3 तरीकों से किया जा सकता था। उनमें से एक तरीका था कि जब कार्य के किए जाने में आप साक्ष्य सहायता यह प्रदान करते हैं। और आपसे कहा गया था कि चूंकि धारा अपेक्षित करती है, धारा की अपेक्षा यह है कि उस काम के किए जाने में
जिसको दुष्प्रेरित किया जा रहा है या जिसको दुष्प्रेरित किया जाना कहा गया है, उस काम के किए जाने में आपने साक्ष्य सहायता की हो तो ये शब्द स्वयं में ये बात स्पष्ट कर देते हैं कि उस काम को होना चाहिए, क्योंकि जब तक वो काम कंप्लीट होगा नहीं तब तक इन शब्दों द्वारा जो अपेक्षा की गई है वो पूरी हो ही नहीं सकती। क्योंकि शब्द क्या कहता है, उस काम के किए जाने में। शब्द ये नहीं कह रहे हैं कि उस काम को किए जाने के प्रश्नों में साक्ष्य सहायता यदि वो करे तो भी दुष्प्रेरण उस काम का किया गया है, ये मान लिया जाएगा। ऐसा डेफिनेशन में लिखा नहीं है। तो जो कुछ डेफिनेशन में नहीं लिखा उसे आप अपने मन से उद्धारित नहीं कर सकते। जिससे अक्सर ये सवाल उठता है कि 149, ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे आईपीसी में जो धारा 149 थी जो अब 190, 191 ये हो गई है, या तो 190 हो गई या 191 1 2, ठीक है, ये हो गई। इसके अंतर्गत विधि विरुद्ध जमाव का कोई एक सदस्य कोई कार्य करेगा और विधि विरुद्ध जमाव के सभी सदस्य उस कार्य के लिए दायित्व के अधीन माने जाएंगे, ठीक है। भले ही उन्होंने उस काम को किए जाने में उस विधि विरुद्ध जमाव में उपस्थित रहने के अलावा अन्य कोई काम किया ही ना हो। तो 149 चूंकि पृथक अपराध है, इसलिए इसका आरोप हमेशा अलग से लगाया जाएगा, ठीक है, प्रत्येक व्यक्ति पर। क्यों? क्योंकि फ्रेमिंग ऑफ चार्ज इसके संबंध में 231, 232 ये बीएनएसएस इसमें था और 211 सीआरपीसी में था। उसमें क्या कहता था, प्रत्येक अपराध का, ठीक है, प्रत्येक अपराध का, कोई अपराध छूटेगा नहीं, प्रत्येक अपराध का पृथक आरोप लगाया जाएगा, प्रत्येक अपराध का। और 149 चूंकि डिस्टिंक्ट ऑफेंस है, और क्यों डिस्टिंक्ट ऑफेंस है? क्योंकि सेक्शन 40 आईपीसी की परिभाषा को पूरा कर रहा है, मेरे कहने से नहीं है। हमने आपसे सुबह भी कहा कि कानून पढ़ते समय अगर कोई भी जो कुछ कह रहा है वो अपने कहने का आधार बेर में नहीं दिखा सकता तो फिर उसकी बात निराधार है और उसे मानने की कोई जरूरत नहीं। वो कानून की दुनिया का कोई भी आदमी हो, वो आपका टीचर हो, वो आपके वकील साहब हो, वो आपके जज साहब हो, वो सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस हो, कोई हो, उसे अपनी बात बेर में दिखानी होगी। तो हम नहीं कहते, सेक्शन 40 कहता है कि वो कार्य जो विधि द्वारा प्रतिषिद्ध है और दंडनीय है वो अपराध है, और प्रत्येक अपराध का पृथक आरोप लगाया जाएगा। और यही कारण है कि सेक्शन 34 का कोई आरोप लगाने की जरूरत नहीं है। लगा दिया कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि ज्यादा कहने से कोई खामी पैदा नहीं होती, लेकिन कम कहने से होती है। क्योंकि सेक्शन 34 पृथक अपराध नहीं है, ठीक है, वो पृथक अपराध नहीं है। और सेक्शन 149 डिस्टिंक्ट ऑफेंस है, इसलिए आरोप में अगर 149 का वर्णन नहीं है तो आरोप गलत है और 149 में दोष सिद्धि नहीं की जा सकती। लेकिन सेक्शन 34 का अगर आरोप में उल्लेख नहीं है तो भी सेक्शन 34 की सहायता ली जा सकती है अभियुक्त गणों को दोष सिद्ध करने के लिए, क्योंकि वो उसका पृथक उल्लेख करना जरूरी नहीं, क्योंकि आरोप अपेक्षित यह करता है कि प्रत्येक अपराध का
उस पर पृथक आरोप लगाया जाए। और 34 अपराध है ही नहीं, इसलिए नहीं है, मेरे कहने से नहीं, वो इसलिए नहीं है जो अब बीएनएस में कितनी हो गई, 3(5), धारा 3 सबसेक्शन 5, ठीक है। वो अपराध मेरे कहने से नहीं है, ऐसा नहीं है, क्योंकि वो बीएनएस में दी गई या आईपीसी में दी गई अपराध की परिभाषा को संतुष्ट नहीं करती। वहां अपराध की जो डेफिनेशन दी है, विधि द्वारा प्रतिषिद्ध और दंडनीय है, और 34 में दंड की कोई बात ही नहीं है, ठीक है। वो सिर्फ इतना ही कहती है कि जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति अपने सबके सामान्य आशय के अग्रसरण में, ठीक है, कोई काम करते हैं तो उनमें से प्रत्येक उस काम के लिए इस प्रकार दायित्व के अधीन होता है मानो वो काम उसने अकेले ही किया हो, बस इतना कहते हैं। इसमें कोई शब्द दंड का आया ही नहीं, इतने 34 पृथक अपराध नहीं है, और जब 34 पृथक अपराध नहीं तो उसका आरोप लगाने की कोई जरूरत बची नहीं। तो दंड विधियों में जो कुछ लिखा है आप ठीक उसका वही अर्थ लेंगे। जो कुछ कहने का मेरा तात्पर्य है वो सिर्फ इतना है कि whatever has been written down by the legislature in the sections, you must take that, you must consider that, you must read that in the very same manner and in the very same meaning, ठीक है। बिल्कुल उसी अर्थ में उसको पढ़िए जिस अर्थ में उसने लिखा। उसने कहा कि जब आप साक्ष्य उस कार्य के किए जाने में सहायता करते हैं, इसका मतलब ये हो गया कि काम होना चाहिए, क्योंकि उस कार्य को किया गया है तो तभी कहा जाएगा जब काम पूरा हुआ, अदरवाइज कहा ही कैसे जा सकता है। काम नहीं हुआ तब तो यह कहा जाएगा कि काम को करने का प्रयत्न किया गया है, और अगर आपने उसमें साक्ष्य सहायता भी की है तो भी यही कहा जाएगा कि आपने काम को किए जाने के प्रयत्नों में साक्ष्य सहायता की है। यह नहीं कहा जा सकता कि आपने उस काम को करने में साक्ष्य सहायता दी है, जबकि दुष्प्रेरण के जो शेष 2 तरीके थे उनमें इस प्रकार की शब्दावली का अभाव था। वहां सिर्फ इतना कहा था जब आप उस कार्य को किए जाने को उकसाते हैं। दूसरे में सिर्फ इतना कहा था कि जब आप एक या एकाधिक व्यक्तियों के साथ उस काम को करने के दृष्टिकोण से मिलकर षड्यंत्र करते हैं। षड्यंत्र करते हैं मीनिंग देर भाई षड्यंत्र करने का कृत्य कर रहे हैं, और षड्यंत्र करने का कृत्य कैसे होता है कल हम लोगों ने चर्चा किया। अपना आशय आप एक दूसरे के संज्ञान में लाते हैं और सब एक दूसरे के आशय के प्रति अपनी सहमति व्यक्त करते हैं, तो ये सब करना है। तो षड्यंत्र आप करते हैं और उस काम को करने की दिशा में और उस षड्यंत्र के अनुसरण में कोई ना कोई कार्य या अवैध लोभ ये घटित हो जाता है। यहां भी काम करने की या काम पूर्ण होने की अपेक्षा नहीं हुई है, केवल तीसरी सिचुएशन है जिसमें काम होने की अपेक्षा की गई है, क्योंकि उसमें कहा साक्ष्य सहयोग उस काम को किए जाने में, और किसी भी काम को किए जाने में कुछ ऐसा तात्विक होता है, किसी भी काम को किए जाने में जो सिर्फ उसी काम को किए जाने में किया जाएगा, दूसरा काम को करने में वो नहीं किया जाएगा। प्रत्येक काम का कुछ ऐसा तात्विक है और प्रत्येक काम में कुछ ऐसा है जो सब में किया जाएगा। यानी हर काम को करने में कुछ तात्विक होता है जो सिर्फ उसी काम को करने में किया जाएगा, और कुछ ऐसी सामान्य बातें होती हैं जो हर काम को करने से पहले करनी ही पड़ती हैं, ठीक है ना। तो आपने उस काम को किए जाने में सहयोग किया है, यह कब कहा जाए? तो स्पष्टीकरण इस दिशा में बताता है कि सहयोग आपने किया है, यह तब कहा जाएगा जबकि आपने कुछ ऐसा किया है
जो उस काम को किए जाने के दृष्टिकोण से बेहद तात्विक है। बेहद तात्विक है, इसकी कसौटी क्या होगी कि अगर आपने वो न किया होता तो काम होता ही नहीं। जो बेहद तात्विक है, सामान्य, जो कुछ उस काम को करने के लिए वो न भी किया जाता तो भी काम हो सकता था, लेकिन उस काम को करने के दृष्टिकोण से जो तात्विक था वो अगर न किया जाता तो वो काम होता ही नहीं, और आपने वो किया है तो फिर ये कहा जाएगा आपने सहयोग किया है, क्योंकि सहयोग की डेफिनेशन ही यही है। आपको बेंथम कहता है कि एडवोकेट्स कौन है, तो वो कहता है एडवोकेट्स शब्दों के इंजीनियर हैं। इंजीनियर क्यों है? क्योंकि वे इस पर विचार करते हैं कि कोई शब्द किस फैक्ट सिचुएशन को अभिव्यक्त कर रहा है, कोई शब्द किस फैक्ट सिचुएशन के लिए प्रयुक्त हुआ है, किसी शब्द से कौन सी भाव स्थिति अभिव्यक्त की गई, इस पर क्योंकि एक अधिवक्ता विचार करता है, इसलिए ही इज इंजीनियर ऑफ द वर्ड्स, वो शब्दों का इंजीनियर है। तो आप सहयोग करते हैं, मदद करते हैं किसी काम में, कब कहा जाता है? ये कहा ही तभी जाता है जब आप उस काम को करने के लिए जो कुछ तात्विक है उसे करते हैं, ठीक है ना, तब आपने मदद की। और जब आप सामान्य काम करते हैं जो उस काम को किए जाने के दृष्टिकोण से तात्विक नहीं, यद्यपि उन कामों को भी उस काम को किए जाने में किया जाना था, ठीक है, तो आप मदद करते हैं ये नहीं कहा जाएगा। बहुत तो इतना ही कहा जा सकता कि आप मदद का दिखावा करते हैं। जब किसी भी काम को करने के लिए सोते से जगना जरूरी है, हमने आपको जगह दिया तो हमने मदद थोड़ी की। उस काम को करने में जो कुछ जरूरी था, जो चीजें जरूरी थी, मिस्टर ए का कत्ल होना था, हमने ही सूचना दी कि मिस्टर ए इतने बजे निशस्त्र अकेले एक अंधेरी गली से गुजरेंगे। ये अपॉर्चुनिटी ना होती तो मर्डर नहीं होता। हमने अब सहयोग किया है, साच है। अब अगर मर्डर हुआ, ठीक है, तो हम दुष्प्रेरक के नाते दोषी हैं, और नहीं हुआ तो कोई बात ही नहीं, क्योंकि हमने उकसाया नहीं, हम षड्यंत्र में शामिल नहीं थे। आई हैव सप्लाइड सिंपल इंफॉर्मेशन अबाउट द मूवमेंट ऑफ दैट पर्सन, ठीक है, हमने केवल मूवमेंट के बारे में एक बात बताई। और हमने आपसे कई बार कहा कि दुनिया में कुछ भी नया नहीं होता, जो कुछ घट रहा है वो हमेशा से घट रहा है, और ये लोगों ने अनुभव किया, इसीलिए इसको क्या कहा, संसार चक्र। नहीं तो इसे चक्र क्यों कहते हैं? चक्र का मतलब है लगातार गोल गोल घूम रहा है, ठीक है, गोल गोल घूम रहा है। ऐसी कल्पना क्यों है? ऐसी कल्पना इसीलिए क्योंकि यहां जो कुछ हो रहा है लगातार वही हो रहा है, कुछ और हो ही नहीं रहा, कुछ भी नया नहीं हो रहा। आपको पहली बार लगता है कि आपके साथ कुछ नया हो रहा है, इनफैक्ट कुछ भी नया नहीं हो रहा। और मजेदारी यही है कि संसार में आश्चर्य सबसे बड़ा क्या है कि कुछ भी नया नहीं है, सब कुछ पुराना हो रहा है, लेकिन हर बार आपको लगता है कि शायद मेरे साथ वो नहीं होगा जो दूसरों के साथ हुआ। इसीलिए प्रत्येक व्यक्ति जो यहां आता है पहली बार, वो 2 साल 2 साल तो मेरी बात ही नहीं मानता, वो अपने ही हिसाब से चलता है, ठीक है, कारण उसका यही होता है, उसे लगता है उसके साथ तो नहीं होगा जो दूसरों के साथ होगा। विशेषकर 2-3 लोगों के लिए कह रहा हूं, ठीक है, सुबह ज्वाइन नहीं करेंगे क्योंकि उन्हें लगता है कि कॉन्स्टिट्यूशन की तो कोई जरूरत ही नहीं, हम तो एपीओ की तैयारी कर रहे हैं। और ईश्वर न करे सिर्फ 2 नंबर से अगर सिलेक्शन रुक गया और 2 ही सवाल कॉन्स्टिट्यूशन के पूछ लिए गए, जो कि पूछे जाएंगे, सिलेबस बदल गया है, तो फिर कॉन्स्टिट्यूशन की तैयारी शुरू कर देंगे, ठीक है। और अभी समझ में नहीं आ रहा, समझाने के बावजूद नहीं आ रहा। यही दुर्भाग्य है,
इसीलिए इसको संसार चक्र कहते हैं। यहां कुछ भी नया नहीं होता, सब कुछ पुराना है। तो मदद क्या है, सहयोग क्या है, ये लगातार लोगों ने किया है और लगातार एक ही तरीका सहयोग के लिए अपनाया जाता रहा है सभी के द्वारा। इसलिए सहयोग क्या है, इसे परिभाषित करना संभव है। इस दुनिया में हर चीज की डेफिनेशन संभव इसीलिए हो पाई है क्योंकि ऐसा नहीं हुआ है कि वो चीज पहली बार तुम्हारे साथ घट रही है, तो लगातार घट रही है। जब तक दुनिया शुरू हुई तब से घट रही है। तो वो क्या घटता है, उसी को देखकर शब्दों की परिभाषा संभव है। इसीलिए सहयोग या मदद, इसकी परिभाषा संभव है कि सहयोग या मदद किसे कहते हैं, जब आप काम को किए जाने के लिए जो कुछ तात्विक है उसे करते हो, तब आप काम के किए जाने में सहयोग करते हो। अब यह सहयोग अनजाने में हो सकता है और जानबूझकर हो सकता है। अनजाने में आपने सहयोग कर दिया तो आप दोषी हो ही नहीं सकते, और आपने जानबूझकर सहयोग किया, ठीक है, तब आपको दोषी होना ही चाहिए। इसीलिए धारा लिखती है कि जब आप उस काम को किए जाने में साशय सहयोग करते हो, साशय, और सहयोग क्या है ये उसने एक्सप्लेनेशन के माध्यम से बता दिया। और बताना संभव क्यों हुआ, क्योंकि सहयोग लगातार विभिन्न कामों में लोग एक दूसरे को करते रहते हैं। दुनिया में कोई भी चीज पहली बार थोड़ी हो रही है, तो हमेशा से होती चली आई है। कुछ भी नया नहीं होता इस दुनिया में, कुछ भी नया नहीं होता, ठीक है। इसीलिए यह कहना गलत है कि किसी ने किसी की नकल की, नहीं, कोई किसी की नकल नहीं करता। बस प्रस्तुतिकरण का तरीका यह हर आदमी का अलग है, ठीक है। हम वही बात गद्य के स्वरूप में कहेंगे, आप वही बात कविता में कहोगे, कोई और वही बात नाटक में कहेगा, हम सुसंस्कृत भाषा में कहेंगे, आप हो सकता आम भाषा में कह दो वो बात, ठीक है। शब्द अलग हो सकते हैं, इसेंस अलग नहीं हो सकता, क्योंकि कुछ भी नया होता ही नहीं। इसलिए दुनिया में नकल नहीं होती, नकल हो ही नहीं सकती, या यूं कहे सभी नकल करते हैं। और इसीलिए कॉपीराइट एक्ट काय पर, प्रस्तुतिकरण पर कॉपीराइट होता है, विचार पर नहीं। विचार पर कोई कॉपीराइट नहीं। मां बाप की सेवा करनी चाहिए, ये तुलसीदास कहेंगे तो कहेंगे प्रातः काल उठ के रघुनाथा, माता पिता गुरु नावे माता, ठीक है। कोई और कहेगा तो किसी और ढंग से। सेंट्रल आइडिया वो तो वही है, तो सेंट्रल आइडिया पर कोई कॉपीराइट नहीं हो सकता, क्योंकि वो किसी का है ही नहीं। उसे प्रस्तुत करने के तरीके पर कॉपीराइट होता है। आप कानून को देखेंगे वो बहुत रीजनेबल है। तो एक्सप्लेनेशन आप देखेंगे, एक्सप्लेनेशन में क्या कहता है, जो व्यक्ति जानबूझकर दुर्व्यपदेशन द्वारा या तात्विक तथ्य जिसे प्रकट करने के लिए वह आबद्ध है, जानबूझकर छिपाने द्वारा स्वेच्छा किसी बात का किया जाना कारित या उपाप्त करता है, अथवा कारित या उपाप्त करने का प्रयत्न करता है, वह उस बात का किया जाना उकसाता है, ये कहा जाता है। अच्छा, स्पष्टीकरण 1 में उन्होंने उकसाना ये बताया, स्पष्टीकरण 2 में सहायता करना ये बताया, ठीक है। चलो स्पष्टीकरण 2 देख लेते। क्या कहता है, जो कोई या तो किसी कार्य के किए जाने से पूर्व या किए जाने के समय उस कार्य के किए जाने को सुकर बनाने के लिए, सुकर बनाने के लिए, उस कार्य को सुकर बनाने के लिए, उस कार्य को सुविधापूर्ण ढंग से किए जाने के लिए कोई बात करता है और एतद द्वारा उसके किए जाने को सुकर बनाता है। इसीलिए तात्विक बात हमने कही कि न सिर्फ सुकर बनाने के लिए काम करता है कोई भी काम, और उस काम के किए जाने से उस काम को सुकर बनाता भी है। इसीलिए तात्विक कहा।
अगर कुछ सामान्य सा काम करेगा तो तद द्वारा उस काम को किए जाना सुकर बनाएगा नहीं। खाली जगह दिया, सोते थे तो वो तो जगह ही जाना था। उस काम को सुकर बनाने के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसका मतलब तात्विक है वो काम जो आप कर रहे हो, उस काम को किए जाने के पॉइंट ऑफ व्यू से। मारने के लिए हथियार दे दिया, समय बताया, स्थान बताया, यह है सुकर बनाना। और तद द्वारा, अब चूंकि सहायता की बात करें, और तद द्वारा इसलिए उसका शब्द लिखे, तद द्वारा उस काम का किया जाना सुकर बनाता है। इसका मतलब काम होना चाहिए। अगर काम नहीं हुआ तो यह शब्द संतुष्ट नहीं हो सकता है, क्योंकि स्पष्टीकरण में कर तद द्वारा उस काम को किया जाना सुकर बनाता है। हमने पहले भी कहा, अगर स्पष्टीकरण धारा में नहीं दिख रहा, और धारा में स्पष्टीकरण 3 में भी कहता उस साचे उस कार्य का को की, ठीक है, क्या कहता है आपका, उस बात के किए जाने में, उस बात के किए जाने में, और उसी किए जाने को उसने स्पष्टीकरण में स्पष्ट कर दिया इन शब्दों के साथ कि उस बात का किया जाना सुकर बनाता है। तब वो, ठीक है, क्या करता है, तब वह उस कार्य को करने में सहायता करता है, यह कहा जाता है। और ये डेफिनेशन संभव क्यों हो पाई सहायता की? इसलिए क्योंकि संसार में कुछ भी नया नहीं होता। कोई पहली बार सहायता कर रहा था ऐसा नहीं है। जब ये आईपीसी बनी उससे पहले भी बहुत लोग सहायता कर चुके थे। अब एक चीज और, सहायता हमेशा काम किए जाने के समय की जाएगी या काम किए जाने के पहले की जाएगी। काम किए जाने के बाद कोई सहायता नहीं हो सकती। ठीक है, यही बात उसने लिखी। उसने क्या कहा, जो कोई या तो किसी कार्य के किए जाने से पूर्व या किए जाने के समय उस कार्य के किए जाने को सुकर बनाने के लिए कोई बात करता है, कुछ भी करिए आप, कुछ भी करिए, और एतद द्वारा उसके किए जाने को सुकर बनाता है। ठीक है, तो इसमें सिर्फ वही तो लिखा है जो सहायता की डेफिनेशन के भीतर आ सकता है, और इसमें वो भी लिखा है समय के दृष्टिकोण से कि उस काम को जिसके द्वारा आप सहायता करते हो कब किया जाए कि वो सहायता मान लिया जाए। सहायता कभी भी काम के हो जाने के बाद नहीं हो सकती, वो काम के होने के समय या उससे पूर्व ही हो सकती है। वही उसने लिख दिया, कुछ खास बात नहीं। लेकिन खास बात इसलिए क्योंकि हमने सुबह भी कहा, आप कानून इतिहास की तरह पढ़ते हो। आपकी जो अध्ययन पद्धति है वो अध्ययन पद्धति कानून की अध्ययन पद्धति नहीं है, वो इतिहास की अध्ययन पद्धति है। ठीक है, आप सोचना ही नहीं चाहते। अरे भाई, जब सहायता की बात की तो काम के समय या काम से पूर्व तभी की जा सकती है। सहायता काम को करने में की, इसका मतलब काम को होना चाहिए, सीधी सी बात है। लेकिन आप एस एन मिश्रा या कोई आपके पास जो किताबें उपलब्ध होंगी उन्हें लेकर उसे याद करोगे, और ये याद करना, ठीक है, किन विषयों की अध्ययन पद्धति है, जो कम से कम कानून की अध्ययन पद्धति नहीं। ठीक है, यहां तो व्याख्या शब्द लिखा है, बस इसकी व्याख्या होनी चाहिए, और कैसी, जो रीजनेबल हो, युक्ति संगत हो, एक सामान्य व्यक्ति के दृष्टिकोण से। जैसे आजकल शाहजहांपुर में वो चल रहा ना, 3 लोगों ने आत्महत्या कर ली, इससे पूर्व भी ऐसा हुआ, और तब भी हमने कहा था कि बिल्कुल यानी पुलिस भी अंधी है, या किसी को कानून आता ही नहीं, क्या है कुछ पता नहीं। क्या बच्चे ने आत्महत्या की है? बच्चे ने तो आत्महत्या नहीं की। आत्महत्या का सीधी डेफिनेशन आत्महत्या की है जब आप खुद अपनी हत्या करते हैं। बच्चे ने तो खुद अपनी हत्या नहीं की, उसको तो माँ बाप ने उसे जहर पिलाया, इसके मतलब बच्चे की हत्या हुई है।
और उसकी हत्या किसने की? उसके माँ बाप ने। उसके माँ बाप को बच्चे की हत्या करने के लिए उकसाया किसने? जिनके ऊपर आरोप है, क्योंकि उकसाना उद्दीप्त करने के माध्यम से, प्रोत्साहित करने के माध्यम से किसी भी ढंग से हो सकता है। इनके उकसावे पर बच्चे की हत्या हुई है, तो इन्वेस्टिगेशन जो चलना चाहिए बच्चे के संदर्भ में है, वो पुरानी आईपीसी के मुताबिक 109, 302 ये और लिखना चाहिए इसमें। और बीएनएस के हिसाब से देखें तो 49 और 103 ये और बढ़नी चाहिए, क्योंकि कल हम लोगों ने देखा था 49 दुष्प्रेरण के लिए आया है, ठीक है, 109 की जगह पर, और हत्या के लिए 103 है। ये सेक्शन और बढ़ने चाहिए, लेकिन पता नहीं किस ढंग से सारी चीजें चलती हैं। ठीक है क्या कि आप चीजों को ठीक ढंग से नहीं देख रहे, इसलिए गड़बड़ पैदा होती है। तो स्पष्टीकरण 2 सहायता किस ढंग से की जाती है, और सुकर बनाता है। इन शब्दों से तय हो गया कि काम को होना चाहिए। अब उकसाना कैसे कैसे हो सकता है ये बता रहा है, लेकिन एग्जॉस्टिव मैनर में नहीं बता रहा है, निश्शेषी तरीके से नहीं बता रहा है। हमने आपसे कहा था कि कानून में धाराओं को लिखने के 2 तरीके हैं। एक तरीका एक्सक्लूसिव होता है, एक तरीका इंक्लूसिव होता है, एक तरीका निश्शेषी होता है और एक तरीका अवशेषी होता है। अगर निश्शेषी होता है तो वो क्या बताएगा कि विधि इस शब्द के अंतर्गत ये है। इसका मतलब यह हो गया कि अब विधि का अर्थ इस कानून में इन बातों के अलावा कुछ और लिया ही नहीं जा सकता, क्योंकि उसने बता दिया विधि इस शब्द के अंतर्गत ये है, ये है, बात खत्म हो गई। एग्जॉस्टिव मैनर में उसने बता दिया यही है, इसके अलावा कुछ नहीं है, इसके अलावा कुछ नहीं है, लिखा नहीं है। लेकिन कानूनों को पढ़ने का अभिव्यक्त और विविक्षित दोनों प्रकार के तरीके हैं, ठीक है, ये मान्य किए गए। विविक्षित मतलब जो शब्द लिखा है उसका जो अर्थ हो सकता है संभावित वो भी लिखा है ऐसा मान लिया जाएगा। तो जब उसने कहा कि विधि का अर्थ है, मीनिंग देयर बाय, विधि का यही अर्थ है, यही शब्द मानो वहां पर लिखा है ऐसे मान लिया जाएगा, क्योंकि उसने लिखा विधि का अर्थ है अमुक अमुक चीजें, इसका मतलब विधि का वही अर्थ है, उसके अलावा कुछ नहीं, उसके अलावा कुछ नहीं मान लिया जाएगा मानो लिखा है। और एक तरीका यह होता है विधि शब्द के अंतर्गत है, ऐसा भी लिखा होता है। तो अगर उसने ये लिखा विधि शब्द के अंतर्गत है, मीनिंग देयर बाय ये तो है ही है, इसके अलावा कुछ और भी जो इन आवश्यकताओं की पूर्ति कर दे वो भी विधि शब्द के अंतर्गत माना जा सकता है। जैसे भरण पोषण संबंधी विधियां हैं, ठीक है, उनमें माता इस शब्द के अंतर्गत सौतेली माता आती है, ठीक है, भरण पोषण से संबंधित विधियों में। और सक्सेशन संबंधी लाभ में, उत्तराधिकार संबंधी विधियों में माता के अंतर्गत सौतेली माता नहीं आती है। आप देखेंगे क्या लिखा है, पिता की पत्नी, ठीक है, सौतेली माता क्या लिखा है, पिता की पत्नी, आपकी सौतेली माता नहीं लिखा, ठीक है, वहां माता मतलब सगी माता। तो आपको देखना पड़ेगा कि किसी पर्टिकुलर स्टैट्यूट में किसी शब्द का क्या अर्थ है। तो यहां स्पष्टीकरण 1 में जो उकसाने के तरीके उन्होंने बताए ये निश्शेषी नहीं है, एक्सक्लूसिव नहीं है, इंक्लूसिव है। मीनिंग देयर बाय ये तरीके भी हो सकते हैं और अन्य तरीके भी हो सकते हैं, लेकिन अक्सर चूंकि यही तरीके अपनाए जाते हैं इसलिए विधायिका ने उनकी चर्चा स्वयं कर दी। वही बात कि सारी स्वतंत्रताएं, प्राण की स्वतंत्रता और दैहिक स्वतंत्रता शब्द में शामिल है, किंतु 6 स्वतंत्रताएं मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। दैट इज वाई
दे आर नरेटेड सेपरेटली, ठीक है, वो अलग से अनुच्छेद 19 में शामिल कर दी गई। अक्सर यही तरीके अपनाए जाते हैं उकसाने के, इसलिए यहां पर उसने लिखा कि जो कोई व्यक्ति जानबूझकर दुर्व्यपदेशन द्वारा यानी झूठ बोलकर या तात्विक तथ्य जिसे प्रकट करने के लिए वह आबद्ध है, तात्विक तथ्य इससे मतलब नहीं, तात्विक तथ्य जिसे प्रकट करने के लिए आप आबद्ध हो, यह भी होना चाहिए, दोनों शर्तें पूरी होनी चाहिए। यानी जो सिचुएशन है उसमें किसी कारण से आपका यह कर्तव्य है कि आप किसी तथ्य को प्रकट करो और आप प्रकट नहीं कर रहे हैं, आप आबद्ध हो तथ्य को प्रकट करने के लिए और आप प्रकट नहीं कर रहे, स्वेच्छा और या जानबूझकर छिपाने द्वारा, जानबूझकर छिपाने से नहीं, हमें पता ही नहीं था, हमने छिपा दिया किसी चीज को, जानबूझकर छिपाने द्वारा, जानबूझकर छिपाने द्वारा स्वेच्छा किसी बात का किया जाना कारित या उपाप्त करता है, अथवा यहां अथवा कह रहा है कारित या उपाप्त करने का प्रयत्न करता है। अब धारा का स्पष्टीकरण है, अगर ये न लिखा हो तो भी वहां लिखा है उकसाता है, बात खत्म हो गई, ठीक है। लेकिन स्पष्टीकरण इसलिए जोड़ा गया है ताकि तुम्हारी बात समझ में आ जाए, और हम इतने कूड़मगज हैं कि स्पष्टीकरण दर स्पष्टीकरण, मीनिंग देयर बाय दृष्टांत भी जुड़ा है उसके साथ, फिर भी बात को समझने को तैयार नहीं है। हम इतने बड़े कूड़मगज हैं, ठीक है। वो कह रहा है कारित या उपाप्त करने का प्रयत्न करता है, ठीक है, यानी अगर अपराध हो जाए तो भी उकसाने के माध्यम से दुष्प्रेरण हो सकता है, और अपराध न भी हो तो भी उकसाने के माध्यम से दुष्प्रेरण हो सकता है। कहता है प्रयत्न करता है, वह उस बात का किया जाना उकसाता है, यह कहा जाता है, ठीक है। अब दृष्टांत दे रहा है, सोचिए विधायिका कितने मैराथन प्रयास कर रही है कि आपकी समझ में आ जाए, लेकिन आप हैं कि समझने को तैयार ही नहीं है, तैयार नहीं, इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आप समुचित अध्ययन पद्धति का इस्तेमाल ही नहीं कर रहे। समुचित अध्ययन पद्धति का इस्तेमाल करें और फिर ना आए, तब तो हम ये कहें कि दुर्भाग्य नहीं आ रहा है। जब समुचित अध्ययन पद्धति इस्तेमाल ही नहीं हो रही है, ठीक है, तो फिर ये कहा कैसे जा सकता है कि आपको नहीं आया? तब तो यही कहा जाएगा आपने जानने की कोशिश ही कहां की, आप प्रयास करते ना आता कोई बात नहीं, लेकिन प्रयास ही कहां हुए, और कुछ भी करने को प्रयास तो नहीं कहा जा सकता, ठीक है। पास होने के लिए पढ़ना चाहिए, आप पास होने के लिए मजार पर चादर चढ़ा रहे हो, ठीक है, फिर गालियां बक रहे हो, ठीक है, तो चादर चढ़ाना इट इज नॉट द प्रोसेस, ये पास होने की प्रक्रिया थोड़ी है। तो आप प्रयास तो करते, फेल हो जाते कोई बात नहीं, लेकिन वो तो कर ही नहीं रहे थे, तो फिर कैसे माना जाए? तो यही बात है, कानून की पढ़ने की जो पद्धति है उसका इस्तेमाल करते, ना आता कोई बात नहीं। जब वो पद्धति इस्तेमाल नहीं की तो फिर कैसे कहा जाए कि नहीं आया? तब तो यह कहा जाएगा आपने सीखा ही नहीं, क्योंकि सीखने के लिए जो करना था वो तो किया नहीं, पास होने के लिए जो करना था वो तो किया नहीं, पास होने के लिए जो जरूरी था वो करते। ये कुछ भी करोगे और सोचोगे पास हो जाएंगे, ये तो नहीं हो सकता। तो वही आपके साथ होता है, अदरवाइज तो सब कुछ सामने है। देखें दृष्टांत क्या कहता है, कहता है का एक लोक ऑफिसर न्यायालय के वारंट द्वारा या को पकड़ने के लिए प्राधिकृत है,
खा उस तथ्य को जानते हुए, खा ये जानता है और ये भी जानते हुए कि गा या नहीं, खा खूब जानता है कि जिसको पकड़ने के लिए वो वारंट द्वारा ऑथोराइज किया गया है वो व्यक्ति ये व्यक्ति नहीं है, खूब जानता है। ठीक है, और क्या करता है, का को जानबूझकर यह व्यपदिष्ट करता है कि गा या है, जानबूझकर ये झूठ बोलता है कि गा वही व्यक्ति है जिसे उसे गिरफ्तार करना है। लोक सेवक सबकी फोटो लेके जेब में नहीं घूमता, ठीक है ना, तो पूछताछ करता है कि भाई फला कौन है, और आप जानते हैं कि अमुक अमुक व्यक्ति नहीं है। ठीक है, और एतद द्वारा का से गा को पकड़वाता है। ठीक है, लोक ऑफिसर से उसे पकड़वा देता है। यहां लोक ऑफिसर ने कोई अपराध नहीं किया है, क्योंकि तथ्य की भूल हो रही है उसे, और वो तथ्य की भूल कारित कराई जा रही है, तो जो कारित करा रहा है वो दोषी है। ठीक है, भूलवश जो कर रहा है वो तो दोषी है ही नहीं, और जो कारित करा रहा ये किस अपराध का दोषी है, तो ये दुष्प्रेरण के अपराध का दोषी है, क्योंकि ये दुष्प्रेरक है। ठीक है, और आपको पहले भी कहा जा चुका है कि दुष्प्रेरक ये तब भी हो सकता था जब ये उन प्रकार की, ठीक है, बुरों का दुष्प्रेरण करता जो अपराध नहीं माने जाते हैं, तब भी हो सकता था। लेकिन बीएनएस के पॉइंट ऑफ व्यू से इसे दुष्प्रेरक तभी कहेंगे जब ये अपराध का दुष्प्रेरण कर रहा है, और चूंकि ये अपराध का दुष्प्रेरण कर रहा है वो सदोष परिरोध में चले लेगा। सदोष परिरोध एक अपराध के रूप में बीएनएस में वर्णित, इसलिए ये अपराध का दुष्प्रेरण करना। और तरीका कौन सा इतना अपनाया, उकसाने का। ठीक है, उकसाने के माध्यम से करना। क्यों उकसाने के माध्यम से करना, क्योंकि स्पष्टीकरण में लिखा है कि जब जानबूझकर आप किन्हीं तथ्यों को छिपाते हैं या झूठा व्यपदेशन करते हैं, ठीक है, और ऐसे तात्विक तथ्यों को छिपाते हैं जिनको प्रकट करने के लिए आप आबद्ध हो। हम लोग बीएनएस पढ़ेंगे, पहले आईपीसी में था कि जब लोक सेवक आपसे किसी बारे में प्रश्न करेगा तो आप उसे सही सही बताने के लिए आबद्ध हो। तो जब उसने पूछा कि या कौन है, तो आपको गा को या नहीं बताना चाहिए था, आप आबद्ध थे सत्य प्रकट करने को, और आपने नहीं किया, तो आप अबेट कर रहे थे। और तरीका क्या था अबेट करने का, उकसाना, इंस्टिगेशन। ठीक है, इंस्टिगेशन के तरीके से आप अबेटमेंट कर रहे हैं, ये दुष्प्रेरण है। अब बीएनएस के प्रयोजन से, ठीक है, वो व्यक्ति जो दुष्प्रेरण करेगा, ठीक है, दुष्प्रेरक कब कहा जाएगा, बीएनएस के प्रयोजन से, क्योंकि कल हमने चर्चा की थी कि जो भी किसी भी गलत काम को करने का दुष्प्रेरण करता है वो दुष्प्रेरक ही है सामान्य व्यक्ति के पॉइंट ऑफ व्यू से। आप संविदा भंग का दुष्प्रेरण करते हैं तो भी दुष्प्रेरक है, आप न्यास भंग का दुष्प्रेरण करते हैं तो भी दुष्प्रेरक है, आप अर्ध संविदा को पूरा न करने का दुष्प्रेरण करते हैं तो भी आप दुष्प्रेरक है, आप अपराध का दुष्प्रेरण करते हैं तो भी आप दुष्प्रेरक है। लेकिन बीएनएस में सभी प्रकार के दुष्प्रेरणों को करने के लिए आपको दुष्प्रेरक नहीं माना गया है, आपको सिर्फ एक प्रकार के दुष्प्रेरण को करने के लिए दुष्प्रेरक माना गया है। और जब एक प्रकार के कार्य का, जिसे अपराध कहते हैं, उसका आप दुष्प्रेरण करोगे तो ही आप बीएनएस में दुष्प्रेरक के नाते दंडनीय होगे। आप अगर उस आपका अकृत्य का या उस गलत काम का, जिसे अकृत्य कहा जाता है, ट्रॉट कहा जाता है,
उसका दुष्प्रेरण करोगे तो आप संयुक्त अकृत्यकर्ता कहलाओगे। अकृत्य की विधि में आप दुष्प्रेरक नहीं कहलाओगे। वहां जब अकृत्य हम लोगों ने पढ़े थे तो आप क्या कहलाओगे? ज्वाइंट ट्रॉट फीजर, ये आपके लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द होगा। और यही स्थिति संविदा की दशाओं में आएगी, तब आपका नाम कुछ और होगा। ठीक है ना? उन बुरे कामों का अगर आपने दुष्प्रेरण किया। लेकिन अपराध की दुनिया में जब आप अपराध का दुष्प्रेरण करोगे तो आपको एक नाम मिलेगा और आपको दुष्प्रेरक कहा जाएगा। और जो नाम आपके कर्म के अनुरूप है। अदरवाइज अकृत्य की विधि में आपको संयुक्त अकृत्यकर्ता ये कह देंगे, बिकॉज यू हैव अबेटेड द ट्रॉट। कहा वहां भी किया आपने, दुष्प्रेरण नहीं है, लेकिन आपको ज्वाइंट ट्रॉट फीजर कह दिया। आप मुख्य अकृत्यकर्ता के समान हो गए, क्योंकि वहां जो अनुतोष है वो धनीय है और यहां अनुतोष दंड के रूप में, तो दंड उसी को मिलना चाहिए। ठीक है? जो दंड दिए जाने योग्य है और जिस मात्रा में दंड दिए जाने योग्य है उसी मात्रा में उसे मिलना चाहिए। इसलिए यहां आपके काम के अनुरूप आपको दुष्प्रेरक कहा गया है। और इसी बात को उन्होंने अगले सेक्शन में लिख दिया। क्या कहा? 46 देखें। उसने कहा वह व्यक्ति अपराध का दुष्प्रेरण करता है जो अपराध के किए जाने का दुष्प्रेरण करता है, या ऐसे कार्य के किए जाने का दुष्प्रेरण करता है जो अपराध होता है, यदि वह कार्य अपराध करने के लिए विधि अनुसार समर्थ व्यक्ति द्वारा उसी आशय या ज्ञान से जो दुष्प्रेरक का है किया जाता है। अगला सेक्शन यानी 46, और इसके बाद जब हम लोग आएंगे कहां? 49 में। ठीक है? जब 46 के बाद हम लोग 49 पे आएंगे तो हम लोग देखेंगे कि वहां क्या लिखा है? जो कोई किसी अपराध का दुष्प्रेरण करता है, ठीक है, उसी को दंडित किया जाएगा। जो अपराध का दुष्प्रेरण करेगा, अन्य चीजों का करेगा, उसे दंडित नहीं किया जाएगा। जो अपराध का करेगा उसी को दंडित किया जाएगा। ठीक है? इसका मतलब यह हुआ कि अन्य प्रकार के गलत कामों को करने पर, गलत कामों का दुष्प्रेरण करने पर आप बीएनएस में दंडित नहीं होंगे। आप जब अपराध का दुष्प्रेरण करेंगे तभी आप बीएनएस के मुताबिक दंडित होंगे और तभी आप बीएनएस के मुताबिक दुष्प्रेरक कहे जाएंगे। तो फिर जरूरी यह है ये जाना जाए आप अपराध का दुष्प्रेरण करते हैं ये कब कहा जाता है। ठीक है? क्योंकि जब आप अपराध का दुष्प्रेरण करेंगे तब आप दुष्प्रेरक के नाते दंडित होंगे। तो जरूरी यह जानना है कि आप अपराध का दुष्प्रेरण कब करते हैं, फिर समस्या पैदा हो गई। और समस्या यह पैदा हुई कि आपको यह बात बड़ी सीधी लग रही है, यह समस्या पैदा हुई। आपको लग रहा है कि इसमें कौन सी खास बात है कि वो जो अपराध का दुष्प्रेरण करता है वो दुष्प्रेरक के नाम नाते से दंड नहीं होंगे। अब हम सवाल उठा रहे हैं कि अपराध का दुष्प्रेरण कौन करता है, तो अजीब बेवकूफी की बात है। अरे जो अपराध का दुष्प्रेरण करता है वो अपराध का दुष्प्रेरण करता है, इसमें समझने लायक क्या है। लेकिन बात सिर्फ इतनी कहां है, इतनी तो है ही नहीं बात। क्योंकि दुष्प्रेरण 3 तरीकों से हो सकता है और 2 में काम का होना जरूरी नहीं है। ठीक है ना? एक तो समस्या यह है और एक अन्य समस्या भी है, और वो अन्य समस्या यह है कि कुछ कार्यों के कर्ता अपराध करने की क्षमता से हीन माने गए हैं। वो अपराध कर ही नहीं सकते, भले ही वो काम कर दें जो अन्य कोई करेगा तो अपराध होगा, लेकिन वो करे तो अपराध नहीं होगा, क्योंकि उन्हें अपराध करने की क्षमता से
हीन माना गया है। जैसे 7 साल से कम आयु का बच्चा, 7 साल से ऊपर किंतु 12 साल से कम आयु का बच्चा जो अपरिपक्व मानसिकता का है, या विकृत चित्त व्यक्ति है, वो भी अपराध करने की क्षमता से हीन है यदि वे इस सीमा तक विकृत चित्त हैं कि अपराध के किए जाने के समय, ठीक है, उन्हें कार्य की प्रकृति या कार्य का दोषपूर्ण या विधि के प्रतिकूल होना ये ज्ञात ही नहीं था, तो वे भी अपराध करने की क्षमता से हीन हैं। अब आपने अपराध का दुष्प्रेरण किया, यानी ऐसे व्यक्ति को उकसाया, षड्यंत्र में उसके साथ शामिल हुए, या बहुत सारे लोगों के साथ षड्यंत्र में शामिल हुए और षड्यंत्र के अनुसरण में कोई ना कोई कार्य अवैध लोग घटित हो गया, या आपने साक्ष्य सहायता कर दी, तो आप दुष्प्रेरक हो गए, क्योंकि वो काम अपराध करने के लिए समर्थ व्यक्ति के द्वारा किया जा रहा था। लेकिन अगर वो काम ऐसे व्यक्ति के द्वारा किया जा रहा, आपने ऐसे व्यक्ति को उकसाया जो अपराध कर ही नहीं सकता, आपने किसे उकसाया? ऐसे व्यक्ति को उकसाया जो अपराध नहीं कर सकता। यानी आपने 7 साल के बच्चे को, ठीक है, जहर मिलाकर कोल्ड ड्रिंक दी और कहा जाओ बेटा अंकल को दे आओ, अब गया हो दे दी, तो वो तो कत्ल का दोषी नहीं है, ठीक है, क्योंकि उसका कार्य अपराध है ही नहीं। तो अगर इस परिभाषा को पूरी तरह न लिखा जाए, लिखा ही ना जाए, सिर्फ इतना रहे कि वो जो अपराध का दुष्प्रेरण करता है वो दुष्प्रेरक है और वही दुष्प्रेरक के दायित्व के अधीन आ सकता है, तो आप इस दशा में, जबकि आप अपराध करने के लिए अक्षम व्यक्तियों के माध्यम से अपराध को दुष्प्रेरित करोगे और करवाओगे, ठीक है ना, तो आपको दुष्प्रेरक के दायित्व के अधीन लाया ही नहीं जा सकेगा, क्योंकि आप कहोगे, तर्क पकड़ोगे। ऐसे मानो 46 नहीं है, या 46 में जो उत्तरार्ध भाग में लिखा है वो नहीं है, ऐसे मानो। अब आपने कागज से उसके हाथ में पिस्तौल दी, चलाओ गोली, उसने चला दी, मर गया आदमी, तो उसका कार्य अपराध ही नहीं। अब आप सेक्शन का उत्तरार्ध भाग नहीं है, या 46 नहीं है, पूरी नहीं, या उसका हाफ पार्ट ये नहीं है। अब आपका तर्क ये है कि आपराधिक विधि इसमें जो लिखा है वही लागू होगा, क्योंकि उसका कठोर अर्थान्वयन किया जाएगा। और लिखा ये, वो जो अपराध का दुष्प्रेरण करता है वो दुष्प्रेरक है ना। हमने अपराध का दुष्प्रेरण कार्य किया, हमने तो पागल को कहा कि गोली चलाओ, पागल का कार्य अपराध है ही नहीं, इसलिए हमने अपराध का दुष्प्रेरण किया है, ये कहा ही नहीं जा सकता। तो आपके इस तर्क का कोई जवाब दंड विधि के पास होगा ही नहीं, और दांडिक विधि के सिद्धांतों के मुताबिक आप तत्काल दोषमुक्त हो जाएंगे, जबकि आप न्यायतन नीच व्यक्ति हैं, और आपके इस प्रकार दोषमुक्त होने से आपराधिक विधि का उद्देश्य भी निष्फल हो जाएगा। क्यों? आपराधिक विधि का उद्देश्य क्या है? कार्य को दंडित नहीं करना है, आशय को दंडित करना है, ठीक है, कार्य को दंडित नहीं करना है, आशय इसको दंडित करना है। कार्य को अगर दंडित करना उद्देश्य होता तो सैनिकों को सम्मान नहीं मिलता, उन्हें सजा मिलती। तो यहां बच्चे का कार्य ये दंड के योग्य भले ही ना हो, लेकिन आपका आशय अवश्य दंड के योग्य है। आपने जानबूझकर ऐसे व्यक्ति का चुनाव किया जिसके माध्यम से आप अपने द्वारा आशयित लक्ष्य को प्राप्त कर लें,
और कानून आपका कुछ भी ना बिगाड़ पाए, इसलिए आपने ये किया। तो आप इतनी आसानी से कानून के फंदे से न बच जाएं। इसके लिए सेक्शन 46 बना और उसमें या उसके लेटर पार्ट में यह लिख दिया गया कि वो व्यक्ति अपराध का दुष्प्रेरण करता है जो अपराध के किए जाने का दुष्प्रेरण करता है, साथ ही साथ वो व्यक्ति भी अपराध का दुष्प्रेरण करता है जो किसी ऐसी बात के किए जाने का दुष्प्रेरण करता है जिसे यदि विधि अनुसार अपराध करने के लिए समर्थ व्यक्ति के द्वारा किया जाता तो वो अपराध होता। इसलिए उन्होंने लिख दिया। अगर पागल ने जो किया, बच्चे ने जो किया, ये अपराध करने के लिए विधि अनुसार समर्थ व्यक्ति ने किया होता तो ये निश्चित कार्य अपराध की श्रेणी में था। और इसलिए आपके बारे में यह माना जाएगा कि आपने अपराध का ही दुष्प्रेरण किया है, यद्यपि कर्ता में अपराध करने की सामर्थ्य का अभाव होने के कारण उसका कृत्य को अपराध नहीं माना गया। ठीक है, तो आप जो अपनी स्मार्टनेस से कानून से बचना चाहते थे वो स्मार्टनेस काउंटर हो गई। ठीक है, अब देखें धारा को क्या कहता है। दुष्प्रेरक वह व्यक्ति अपराध का दुष्प्रेरण करता है, ठीक है, जो अपराध के किए जाने का दुष्प्रेरण करता है। तो ये कोई सामान्य बात है। ठीक है भाई, वो व्यक्ति दुष्प्रेरण करता है, वो व्यक्ति दुष्प्रेरक है जो अपराध का या अपराध के किए जाने का दुष्प्रेरण करता है। ठीक है, और फिर कहता है या, यानी ये भी दुष्प्रेरक है और या के बाद जिस व्यक्ति का वर्णन हो रहा है वो भी दुष्प्रेरक ही है। या के बाद जिस व्यक्ति का वर्णन हो रहा है, और या के बाद किस व्यक्ति का वर्णन हो रहा है, या ऐसे कार्य के किए जाने का दुष्प्रेरण करता है जो अपराध होता यदि वह कार्य अपराध करने के लिए विधि अनुसार समर्थ व्यक्ति द्वारा उसी आशय या ज्ञान से किया जाता जो दुष्प्रेरक का है। यानी विधि अनुसार समर्थ व्यक्ति होता है और उसी आशय और ज्ञान से करता, भिन्न आशय या भिन्न ज्ञान से करता, तो बात अलग हो जाती। क्योंकि अगर विधि अनुसार समर्थ व्यक्ति यानी सैनिक दुश्मन से लड़ने के लिए उसे मारता है तो अपराध थोड़ी है। लेकिन जो दुष्प्रेरक का आशय और ज्ञान है एक निर्दोष व्यक्ति की हत्या करवा देने का, यानी उन परिस्थितियों में निर्दोष व्यक्ति की मृत्यु पारित करवाने का, जिन परिस्थितियों में निर्दोष व्यक्ति की मृत्यु हत्या का अपराध गठित करेगी, अगर उस आशय और उस ज्ञान से कोई अपराध करने में समर्थ व्यक्ति उस कार्य को करता तो वो कार्य अपराध माना जाता है। यदि ऐसी दशा है तो भले ही कर्ता में अपराध की सामर्थ्य का अभाव, इसके होने की वजह से कर्ता को हम किसी अपराध का दोषी न मानते हुए दंडित नहीं कर रहे, लेकिन दुष्प्रेरक माना जाएगा और उसके संबंध में यह माना जाएगा कि उसने अपराध का ही दुष्प्रेरण किया है और वो दुष्प्रेरक माना जाएगा। स्पष्टीकरण कहता है किसी कार्य के अवैध लोप का दुष्प्रेरण अपराध की कोटि में आ सकेगा चाहे दुष्प्रेरक उस कार्य को करने के लिए स्वयं आबद्ध न हो। ठीक है, आप किसी काम को करने के लिए स्वयं आबद्ध नहीं है। जैसे कैदी को खाना देना जेलर का काम है, आप उसके लिए आबद्ध नहीं है, लेकिन आप जेलर को दुष्प्रेरित कर रहे हैं कि उसे खाना मत देना, यानी लोप करना अवैध, और अवैध लोप के माध्यम से उसकी मृत्यु पारित कर दो, तो आप दुष्प्रेरक हो सकोगे भले ही। ठीक है, उस काम को करना स्वयं आपका कर्तव्य नहीं है।
लेकिन उस काम को करना किसी का कर्तव्य है, और जिसका है उसे आप दुष्प्रेरित कर रहे हो। क्योंकि आपसे हमने कई बार कहा कि लोभ तब नहीं होता जब काम को करने का कर्तव्य ना हो। ठीक है, लोभ तब नहीं होता, तब क्या होता? आलस। मैं किसी काम को करने का मेरा कर्तव्य नहीं है, लेकिन उस काम को किया जाना समीचीन है। समीचीन मीनिंग देने भाई समयोचित है, एक्सपीडियंट है, लेकिन कानूनी कर्तव्य नहीं है। ठीक है, तो अगर हम उस काम को करें तो हम अच्छे व्यक्ति हैं, न करें तो आलसी हैं। लेकिन उस काम को करने का अगर मेरा विधिक कर्तव्य है और फिर हम उसे न करें तो हमने काम को करने का लोभ किया है, जो कि कानून के दृष्टिकोण से अवैध है। यानी अवैध लोभ ये तभी घटित होता है जब काम को करने का विधिक कर्तव्य हो। इसके अभाव में अवैध लोभ नहीं हो सकता। ये हमने लोभ की डेफिनेशन के साथ आपको बताया, लेकिन स्पष्टीकरण सिर्फ इतना स्पष्ट कर रहा है। ये ठीक है कि अवैध लोभ काम करने के विधिक कर्तव्य के बिना जन्म नहीं ले सकता, लेकिन काम करने का यह विधिक कर्तव्य जरूरी नहीं है दुष्प्रेरक का ही हो, किसी का भी है, लेकिन आपने दुष्प्रेरित किया कि वो न करे उस काम को, बात खत्म हो गई, आप दुष्प्रेरक हैं। ठीक है, स्पष्टीकरण 2 कहता दुष्प्रेरण का अपराध गठित होने के लिए यह आवश्यक नहीं है कि दुष्प्रेरित कार्य किया जाए या अपराध गठित करने के लिए अपेक्षित प्रभाव कारित हुए। तो उकसाने के साथ ही आपको बता चुके, फिर वही स्पष्टीकरण के माध्यम से वो बात को और अधिक स्पष्ट कर रहे हैं कि दुष्प्रेरण का अपराध गठित करने के लिए ये जरूरी नहीं है कि दुष्प्रेरित अपराध जरूरी नहीं है, हो भी सकता है। जैसे तीसरे मामले में शास्त्र सहायता के मामले में होगा, जरूरी नहीं है। ठीक है, जरूरी नहीं का मतलब ये नहीं लेते हैं कि नहीं है, जरूरी नहीं है। ठीक है, तो वो तो पहले बता चुके हैं। यह अपराध गठित करने के लिए अपेक्षित प्रभाव कारित हो, यानी हमने मार डालने के लिए कि इन्हें सिखाया कि एक गोली मार दो, उन्हें मार दी, मरा नहीं, घाव ठीक हो गया, तो भी हमने तो हत्या का ही दुष्प्रेरण किया है, हमने हत्या के प्रत्यय का दुष्प्रेरण नहीं किया है। उसने हत्या, अगर वो अपराध करने के लिए विधि अनुसार समर्थ है तो उसने हत्या का प्रत्यय किया और हमने हत्या का दुष्प्रेरण किया। यही आएगा प्री में, यही आता है, यही आता है। ठीक है, क्योंकि खा खंड में यही लिखा है दृष्टांत, घा की हत्या करने के लिए खा को का उकसाता है, खा वैसी उकसाहट के अनुसरण में घा को विद्ध करता है, घा का गांव अच्छा हो जाता है। का हत्या करने के लिए खा को उकसाने का दोषी है, और खा की क्रिमिनल लायबिलिटी के बारे में दृष्टांत में कुछ कहा ही नहीं। उसके ऊपर जो क्रिमिनल लायबिलिटी है वो कौन सी है? हत्या करने के प्रयत्न की, क्योंकि उसने हत्या करने के आशय से ही, अरे किसी ने कहा था दुष्प्रेरण किया तो तुम पागल हो गए थे, तुम्हें अकल थी, क्यों चलाई तुमने गोली? तो वो हत्या करने के प्रयत्न का दोषी है, किंतु ये हत्या का दुष्प्रेरण करने के दोषी हैं। यही दृष्टांत रखा मिलेगा। और काखंड क्या कहता है? गा की हत्या करने के लिए खा को का उकसाता है, खा वैसा करने से इनकार कर देता है। यानी जरूरी नहीं काम हो तो भी उकसाया है ना आपने, उकसाने में काम जरूरी नहीं है, तो का हत्या करने के लिए खा के दुष्प्रेरण का दोषी है। विधायिका हरचंद कोशिश कर रही है कि बात आपकी समझ में आ जाए, दृष्टांत भी दे रही है, एक्सप्लेनेशन भी दे रही है, धारा भी बता रही। अब इसके बाद ना आए तो फिर रक्षा करें। ठीक है, आपकी सियाराम और क्या कहें। ठीक है, शेष बात कल करेंगे, देखेंगे।